जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तो खुशखबरी ये है कि आरएएस 2023 जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो भर्ती जो है वह 2023 में 988 पदों के ऊपर आएगी। आज हम जो है वो स्ट्रेटजी लेके चलेंगे और सारी बातें जो हैं वो जानेंगे कि जीरो से किस प्रकार की तैयारी करें। अब कईयों के प्रश्न ये भी थे कि सर मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद भी क्या आरएएस की तैयारी हो सकती है। फिर तीसरा प्रश्न ये था कि आईएएस और आरएएस की दोनों की तैयारी अगर साथ करें तो ये संभव है या असंभव है। तो सारी बातें अपने साथ करेंगे, सुनना ध्यान से मेरी बात। पोस्ट टोटल कितनी है? 988। ये जो सूचना आपको सुनने को मिल जाएगी जून जुलाई के लास्ट तक, यानी ये भर्ती जो है जून जुलाई के लास्ट तक आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको मैं आगे बता दूं कि उन्होंने जो दिया है आरपीएससी की रिक्वायरमेंट के अंदर, ये पोर्टल पे पढ़ा था कि प्रीलिम्स टेस्ट पीटी का जो एग्जाम है वो अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। ये तो आप देखो भर्ती कभी है, इस ना आए तो 1 महीने बाद आएगी। मेरा मानना ये कि आचार संहिता से पहले ये भर्ती आ जाएगी। अच्छा, तो भर्ती जैसे ही आती है तो आप ये बात लिखी हुई याद करना, ये वीडियो पड़ी रहेगी लंबे टाइम तक। 2 से 3 महीने के बीच में आरएएस प्री अपना एग्जाम करवा लेगा। आरपीएससी ये प्री का एग्जाम करवा देगी। उसके बाद मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए टाइम अपने को मिल जाएगा मार्च 2024 तक जो है ये जो मेंस की प्रक्रिया वाला काम चलेगा। मार्च 2024 में ये बात बताई गई है कि मेंस का एग्जाम करवा देंगे। देखो इसका हम ये क्या संभावना बता सकते हैं इसकी, जबकि यूपीएससी की जो साथी तैयारी कर रहा है तो उसको पता है कि इसका कैलेंडर जो होता है वो फिक्स है। जैसे अगर अपने आप बात करें तो यूपीएससी अगर प्री का एग्जाम देखें तो अब 28 मई को है, ये 28 मई है ना, इसको प्री का एग्जाम है। फिर 3 महीने बाद सितंबर के अंदर मेंस का हो जाएगा। फिर अगला जो है वो भी फिक्स है कि मई के अंदर ही होगा, अगले 2024 वाला प्री भी। तो ये क्या है, इसके अंदर तो फिक्स होता है, लेकिन अपना आरपीएससी फिक्स कैलेंडर जारी नहीं करती है। ये भर्ती हर साल आती है। अब ये भर्ती कैसे आई थी? देखो, एक आई 2013 में, 13 के बाद आई 2018 में, 2018 के बाद आई 2021 में, और अभी आएगी 2023 के अंदर। इस प्रकार से आ रही है ये भर्ती। चलो तो सारी बातें जानेंगे। गुरुजी इसके अंदर क्या कुछ रहेगा? देखो, पहला जो होगा वो आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे। मेंस के जो है वो आपके 4 पेपर होंगे, 200 नंबर का एक पेपर होगा, तो 800 मार्क का ये आपका सिस्टम हो गया। इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स इंटरव्यू का नंबर जो वो जुड़ते हैं, ये बात याद रखना। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका जो है वो अच्छा सा जिला मिल जाएगा आपको, तहसील मिल जाएगी, है ना। तो वो चीज़ है। चलो आगे देखिए, जिला बार बार ये आ रहा है कि यूपीएससी वालों को डीएम को डिस्ट्रिक्ट मिलती है ना, इसलिए। तो ये देखो, मैं आज काफ़ी देखो बहुत ही विस्तार में बातें जो हैं वो लेकर आया हूँ। अपने सारी बात करेंगे, जितनी बातें हैं वो सारी, कि कब, चलो शुरू से कर ही देते हैं अपने बात शुरू कि किस प्रकार हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया, पहले तो आप ये करेंगे फिर बाद में करेंगे तैयारी की बातें, थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसके बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली है। तो आरएएस के अपने पेपर 4 होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले पेपर के अंदर आएगा आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, लेखांकन। इतिहास है 75 नंबर का आएगा, अर्थशास्त्र 65 नंबर की आएगी, समाज शास्त्र 20 नंबर का आएगा, और प्रबंध 20 नंबर का आएगा, लेखांकन जो है वो 20 नंबर का। इतिहास में थोड़ा एक बताता हूँ पूरे अच्छी तरह से, बाकी आप धीरे से जो है वो थोड़ा तैयारी करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको आगे पता लग ही जाएगा। इतिहास मान लो 75 नंबर का आएगा, जिसमें विश्व के इतिहास जो है वो उसका वेटेज थोड़ा कम रहता है। यानी ऐसे नहीं है कि अपने मान लो भारत और राजस्थान का तो पढ़ा ही हुआ है तो फिर उसके अलावा पूरा जीवन विश्व पे ही खत्म कर दे, ऐसे नहीं करना है। विश्व का वेटेज देके चलना है, किसका कितना वेटेज रहेगा उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। तो इसके 17 जो नंबर है वो विश्व से आएंगे। भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सभी आ जाएगा, वो आएगा 31 नंबरों का। और राजस्थान का जो इतिहास है वो 27 नंबरों का। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है इस वाले पार्ट में इतिहास में वो भारत और राजस्थान का इतिहास है। पढ़ना ये भी है, लेकिन जितना खतरनाक ये पढ़ना है उतना खतरनाक नहीं पढ़ना है। इसको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो ये रहेगा अपना फर्स्ट पेपर के अंदर सब्जेक्ट। सेकंड पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा प्रशासनिक नीति शास्त्र, जिसे आप एथिक्स नाम से जानते हो। देखो मेरे भाई, अगर अपने बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में प्री में 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का होता है और एक जीके जीएस का होता है।
फिर मेंस की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर मेंस के 9 पेपर होते हैं। अब आप यूपीएससी के साथ करना चाहो और आरएएस की करना चाहो तो ये कैसे संभव है, वो अपने आगे बात करेंगे। तो ये एथिक्स आएगा 65 का, विज्ञान 70 का, इसको भी हल्के में नहीं लेना, विज्ञान का बेस अच्छा कर लेना, और भूगोल जो वो भी 65 नंबर का ही आएगा। इसमें भारत, राजस्थान और विश्व का तीनों का हो जाएगा। संविधान की कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, राजस्थान दोनों, प्लस IR इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये यूपीएससी में भी लगता है और आरएएस में भी आता है। दोनों जो है वो 75 नंबर के। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो संविधान का रहेगा। IR के जो प्रश्न है वो करंट से रिलेटिव ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना वो भी। लोक प्रशासन, वही वुड्रो विल्सन वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो 65 नंबर का लोक प्रशासन है। और खेल और योग से आएंगे 20%, व्यवहार से 20% और विधि मतलब कानून से भी 20% आएंगे। उसके बाद अपने बात करें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो है पेपर नंबर 4। ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर अपनी जो रैंक है वो डिसाइड करेगा। ये बच्चे क्या है, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, लेकिन उसको क्या है हल्के में ले लेते हैं। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को बारे में इसको लेना है, चाहे इसको हल्के में ले लेंगे। कैसे गुरुजी? चलो देखो, हिंदी आएगी 120 की, इंग्लिश आएगी 80 की। अब इसमें पढ़ते हैं कि ग्रामर कितने की आएगी और व्याकरण कितने की आएगी, वो देखो थोड़ा, फिर अपने बात करते हैं आगे। हिंदी व्याकरण की अगर बात करूं तो ये देखो, ये चौथा पेपर है, ये 2 भागों में होगा, जिसमें हिंदी जो है वो आएगी 120 नंबर की और 80 नंबर की जो है वो आएगी इंग्लिश। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। व्याकरण जो है वो 50 नंबर की और लेखन 50 नंबर का और निबंध भी 20 नंबर के। निबंध जो है और राघव प्रकाश से सीधा सीधा उठा लेता है। आप देखना 2018 के पेपर आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे, जो पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछे ना वो सीधे उठाए हुए है ना। हाँ, तो अब ये अपने बात करें ग्रामर की, तो इसमें 20 नंबर की ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रहेंसिव, वो आएगा 30 का। और उसके अलावा बात करें कॉम्पोजिटिव, वो आएगा 30 का। कॉम्पोजिटिव और ग्रामर, इसमें आप इंक्रीज कर सकते हो नंबर, हो तो इसमें भी जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर हिंदी में अगर आप राघव प्रकाश का एक शब्द रट देते हो तो आप ये मान लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अपने 95% जो है वो हिंदी को, 95 नहीं तो आप मान के चलो 90+% तो हमने हिंदी को कवर कर दिया है। राघव प्रकाश को थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ें तो वास्तव में उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, जिस साथी ने पढ़ी है SI के एग्ज़ाम वगैरह में तो वो आराम से जानता है। अच्छा, अब ये कईयों की ये और समस्या है गुरुजी हम SI की तैयारी भी करना चाहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, RS प्री का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम, एक लाइन SI की सेम है, GK GS वाली। उसको हिंदी तो यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। मैं यही कहूँगा कि आप RS की तैयारी करने लगे हो तो हिंदी साथ में ही शुरू कर देना। और अब गुरुजी तैयारी कैसे करें, क्या सारे सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर दें क्या? ऐसे नहीं है, मैं दोनों बात करूंगा। अगर आप सेल्फ करनी है तो कैसे करो, अगर कोचिंग आना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। अपने 2 प्रकार से बैच चलाए हैं। एक बैच चलाया है बिल्कुल फाउंडेशन, जिसमें जैसे क्या होता है, कई साथी होते हैं जो BA में होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में है, उनको भी मतलब ग्रेजुएट ही नहीं हुए हैं तो वो कैसे पेपर दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए वो आराम से लगभग 1.5-2 साल का बैच धीरे धीरे चलेगा और उसका बेस अच्छी तरह से बिल्कुल मजबूत किया जाएगा। देखो किसी की ताकत नहीं हो सकती कि वो सिलेक्शन दिला दे कोचिंग, बस एक बेस अच्छा कर दे विद्यार्थी का। विद्यार्थी ऑटोमेटिक अपने आप अच्छी किताबें पढ़ लेता है। जितना टीचर करवाता है वो ज्ञान सीमित नहीं होता, उतना ही नहीं पढ़ना होता। जैसे ये रैंक वगैरह मारते हैं, रैंक होल्डर होते हैं, ये टीचर का पढ़ाया वो उतना ही नहीं पढ़ते। टीचर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, तब इनकी रैंक थोड़ी लेवल की आती है। तो वो अपने सारी बातें करेंगे। उसके साथ देखो मैं आपको एक जानकारी के लिए और बात बता दूं कि मैंने आपको ये जो बात बताई, अब इसके अंदर जो है वो चुनौती कहाँ रहने वाली है? चुनौती यहाँ रहने वाली है कि हमें गुरुदेव टारगेट शुरू से किस प्रकार लेके चलना चाहिए। देखो फर्स्ट पेपर के अंदर आप टारगेट लेके चलो 110 नंबर का, सेकंड में भी आप टारगेट लेके चलो 110 नंबर का, 100 में कितना ही जोर लगा लेना, मतलब ज़्यादा नहीं, थर्ड पेपर में ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएंगे तो अपने मान लेते हैं 100 नंबर यहाँ ले लिए। ये एक अच्छा है पोर्शन, इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे, मैं थोड़ा मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा, 130 नंबर तक हमने चौथे पेपर के अंदर आइडिया लिया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसको अपने जोड़ देते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं ये।
110 शुरू पहले फर्स्ट पेपर में आए हमारे, दूसरे में भी 110, तीसरे में 100 और उसके बाद चौथे पेपर में 130। इन टोटल को जोड़े तो कितने बने मेरे भाई? 450 नंबर, 450। अभी ये जो रिजल्ट आया था इसमें जो फर्स्ट रैंक थी वो थी मुक्ता राव जी की। मुक्ता राव जी के जो नंबर थे मेंस में वो थे 449 नंबर। कितने नंबर थे? 449। उसने ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक मारी थी। तो अपनों ने टारगेट कितना के लिए है? 450 का। तो आराम से आपकी राजस्थान में प्रथम रैंक आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब गुरुजी मुक्ता राव जी के जो इंटरव्यू में नंबर थे वो कितने थे? इंटरव्यू में इनके नंबर थे 100 में से 77। माना जाता है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कम नहीं है। इसमें हाईएस्ट जो नंबर है वो लगभग 80 के आसपास है। तो इंटरव्यू में अगर हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे, 100 में 100 नहीं ले सकते आप, 95 भी नहीं ले सकते आप, इंटरव्यू में नहीं जीत सकते। मतलब आपकी जो रैंक निर्धारण करेगा ना वो ये पेपर करेगा। इसमें 80 इंटरव्यू की तैयारी 1 महीने में हो जाएगी। ज़्यादा आप मेन जोर इसमें आएगा। भर्ती 1 दिन में आ जाएगी। फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, भर्ती 1 दिन में आ जाएगी, तैयारी 1 दिन के अंदर नहीं होगी। अब कईयों ने क्या है कि एग्ज़ाम दिया है जो भी ईओ वगैरह का या जो भी आपने पेपर दिया है उसमें आपको लग रहा है कि मेरे जैसे मान लो वहाँ पर आपने 105% कर दिए और अब आपको ये लग रहा है कि मेरे जैसा तो कोई धरती पे नहीं है। सिकंदर का नाम भी आपने सुना होगा। सिकंदर मान ने कहा था कि याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, जब वो गया था दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। जब आप आरएएस की मुख्य परीक्षा के अंदर बैठे होंगे तो आपको एहसास होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? तो अपनों आपको इस प्रकार तैयार करना है, इतना अच्छा बेस तैयार करना है कि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको इस प्रकार से कोई जो है दिमाग में ख्याल ना आए। क्योंकि देखो, आप सोच के देखो, अगर आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में नहीं पता है तो आप किसी द्वीप की क्लाइमेट के बारे में कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपके बेस की। अब वो कैसे होगा तो देखो, वो ध्यान से सुनना। तो ये आपको पता लग ही गया। अच्छा, अब आप मेरे को ये और बताओ गुरुदेव कि हम जो है, अगर ये तो बात कर ली कि अगर हमें आरएएस प्रॉपर चाहिए तब उसके लिए क्या रैंक रहनी चाहिए हमारी? आरपीएस चाहिए तो उसके लिए क्या रहनी चाहिए? आरटीएस के लिए क्या रैंक रहनी चाहिए? उसके बाद तो छोटे छोटे पद वो चल जाते हैं। देखो, आप अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके 20 से 30 की रैंक के बीच के अंदर आएंगे तो आपको आरएएस मिल जाएगा। ओबीसी के हो तो 50 से 60 रैंक के अंदर आपको आरएएस मिल जाएगा। अगर आप एसटी के हो तो 500 से 550 की रैंक के बीच में आपको आरएएस मिल जाएगा। अगर आप एससी के हो, एससी की कम मेरिट जो वो बहुत कम जाती है आरएएस के अंदर, तो इसके आपको 700 से 750 रैंक के अंदर भी आपको आरएएस मिल जाएगा। सेम यही कंडीशन है वो होती है आईएएस पे। आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसमें भी यही कंडीशन फॉलो होती है। देखो, पीरी की जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाती है, वो अभी मैंने सारा डिटेल ली है, वो सारी बात कर लेंगे अपने, तो आप समझे इस बात को बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, आरएएस के साथ साथ आईएएस की तैयारी करनी है तो कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर आईएएस की बात करें तो एक यूपीपीसीएस का आपने शायद कभी किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीपीसीएस, ये अपने आरएएस की तरह ही होता है। तो यूपीपीसीएस के अंदर अगर मैं बात बताऊं तो आईएएस और यूपीपीसीएस का लगभग 90% सिलेबस जो है वो सेम है, लेकिन 3 भर्तियां हाथ करवाता है। एक राजस्थान हो गया और एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। ये जो है इनका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस अलग होता है वो इन 2 भर्तियों का होता है। ये पता नहीं, मतलब बहुत भयंकर सिलेबस होता है इसका, है ना। लेकिन अपने को तो सिर्फ आरएएस के ऊपर अभी फोकस रखना है। तो आरएएस जो है, अब उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, आप क्या क्या पढ़ लोगे आईएएस और आरएएस के अंदर, मैं थोड़ा बताऊँ। संविधान और आईआर आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा आरएएस के अंदर, आईएएस में भी हो जाएगा। लोक प्रशासन आईएएस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें राजस्थान का आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक पढ़नी पड़ेगी, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, प्रबंध और प्रशासनिक नीति, विज्ञान, भूगोल, ये सब कुछ पढ़ने पड़ेंगे। मान के चलना इंग्लिश हिंदी भी आपको अच्छी आनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मान के चलना हिंदी इंग्लिश का होता है आईएएस में भी, ठीक है। मान के चलना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बस इसमें 2 वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वो थोड़ा
मतलब अलग मामला हो जाता है थोड़ा, अपने ऑप्शनल वगैरह नहीं RAS इसमें हो जाता है। तो RAS की तैयारी कर रहा है, उसका ये मानो अगर उसे IAS की परीक्षा देनी है तो 60% मैटर जो उसने कवर कर लिया। अब उसे 40% जो मैटर है वो अलग करना है, जैसे अपना ऑप्शनल वगैरह तैयार करना हो गया वो अदर। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप RAS की कर रहे हो वो देना चाहो तो आप प्री दोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी कंडीशन किस प्रकार है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये बात है। ठीक है, तो वो आप दोगे। मेरा मानना तो ये है कि आप देखो, पहले डिसाइड करो सबसे पहले कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि मैं RAS करना है तो फिर आप भी दिमाग में SI भी नहीं आना चाहिए आपके। बिल्कुल SI का फॉर्म भरो, SI का जो है वो एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि RAS से तो छोटा ही है SI, बिल्कुल। क्योंकि SI में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं और RAS के अंदर जो है वो कंसेप्टल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो RAS की परीक्षा करें तो कंसेप्ट हमारा अच्छा क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जैसे UPSC PT में अब देखने को मिल गया था प्रश्न, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बेस, कहने का मतलब सारी घुमा फिरा की बात ये आती है कि बेस एक बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलो आगे आगे अपने जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि RAS का परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होता है। IAS का ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने RAS का देख लेते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं ये, और सबसे बड़ी चुनौती ये है आपके सामने कि आप RAS जो है वो PT निकाल दिए तो आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और फिर आपका जो है वो मेंस की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने RAS PT निकाला है तो आप ये मान के चलो कि 80% सिलेबस जो है वो आपने कवर कर दिया था। RAS PT ऐसे थोड़ा ना निकलता है, क्योंकि आप मेंस साथ में लेके चलोगे। ऐसे नहीं है कि सबसे पहले प्री की तैयारी करने लग जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेंस प्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, लेकिन साथ साथ मेंस के भी सब्जेक्ट निकालो। अच्छा, अब वो करने कैसे सब्जेक्ट पूरे, चलो इनकी बाद में बात बताऊंगा मैं आपको। सब्जेक्ट अपने को कैसे पूरे करने हैं वो देखो। आप टारगेट लो कि एक दिन के अंदर मैं 6 से 7 घंटा जो है वो कोचिंग के अलावा भी तैयारी कर सकता हूँ। कोचिंग अगर आप जाते हो तो कम से कम आप 6 घंटा तो घर पे पढ़ो। देखो, बड़ी बात ये नहीं है कि आप 6 घंटा घर पे पढ़ लोगे, बड़ी बात ये है कि 365 दिन हर दिन 6 घंटे पढ़ना होगा। चुनौती ये है, क्या है कि अब आप कोई वीडियो देखोगे तो मोटिवेशन आएगा, किसी को देखोगे लगे हुए को तो एक बार मोटिवेशन आएगा। वो मोटिवेशन 15 दिन तक या 20 दिन तक रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक आपके मन से आवाज़ नहीं आएगी ना कि मेरे को RAS UPSC या IAS जो भी तैयारी है वो करनी है, जब तक आप नहीं कर पाओगे। तो एक मन को अपने जो है वो दिखाओ कि भाई ये देखो इतना बड़ा रास्ता है, ये तय करना है, बीच में ये चुनौतियाँ आएंगी, इस रास्ते से अपने को गुजरना है। तो सबसे पहले मन के साथ ये बातें करो। फिर ये कहे बिल्कुल हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, तो आप करो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, जो IAS RAS लगता है ना, देखो वो बहुत कम चांस होते हैं जो 21-22 साल की उम्र में बन जाते हैं, बहुत कम चांस मिलेंगे। वरना आपको देखना जो आप मिलेगा वो लगभग उसकी उम्र होगी 29 साल 30 साल, है ना। तो आप एक चीज़ सोच के देखो, 30 साल की उम्र में वो व्यक्ति लगा और आपकी उम्र आज क्या, आप मेरी क्लास देख रहे हो और आप कंडीशन देखो कि मेरी उम्र क्या है। आप कहोगे गुरुजी मेरी उम्र तो अभी 20 साल है, 22 साल है, 18 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 24 साल का हूँ। तो सोचो अगर आप 2 साल किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हो तो 2 साल आप 27 के हुए। अब कहीं क्या है, कहीं गिव अप कर देते हैं। देखो, आप 25 साल के हुए हो, आपने पढ़ा है, अच्छा कोई एग्ज़ाम दिए हैं, फिर आप थोड़े रह गए उन एग्ज़ाम में। देखो, पता नहीं भगवान हमारे लिए क्या सोच रखा है, मतलब क्या देना चाहता है हमें। तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रखिए कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप गिव अप मत करो। देखो, आपने अच्छा पढ़ा है, अब आपको पढ़ना कितना का, एक तो बिल्कुल जीरो से तैयारी करे, उसको तो चलो मानते हैं कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और आपने इतना सिलेबस कवर कर ही लिया है तो फिर थोड़ा मेन तो पढ़ना है, वो पढ़ ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी तैयारी छोड़े नहीं, लगे रहे कंटिन्यू। और दूसरी बात ये है, क्योंकि तैयारी छोड़ दोगे तो एक बार मन से ये भी पूछ लेना कि मैं आगे क्या करूँगा, है ना। क्योंकि बताया जाता है कि सपनों का टूटना बहुत बुरा होता है। तो आपके ये जो सपने हैं इनका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन सपने को जो है वो मन में, दिल में जगाए रखें कि मैं जो है अपने परिवार का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने ज़िले का भी नाम रोशन जो है वो, अपने राज्य का भी नाम रोशन है वो करूँगा। जैसे मैं आपको बात बताऊँ, मैं याद है मुझे, मैं दिल्ली गया था UPSC के लिए। तो वहाँ क्या था कि अब जैसे मिल ही जाते हैं और अपने राय लेना होता ही है, क्योंकि पहली बार जाते हैं तो थोड़ा डर रहता है मन में, और पूछ लेते हैं कि बताइए कि किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। वो बाबा लोग थे, उनसे पूछ लिया कि भाई, अब वो क्या है कि ज़्यादा बोलते नहीं हैं उधर,
तो फिर मैंने और क्या कहा वो कहते कि आप कहाँ से हो, पहले तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि मैं तो सूरतगढ़ से हूँ, तो वो बोले नहीं। तो सूरतगढ़ को कौन जानता है, दिल्ली में नहीं जानते। तो मैंने ये बात कही ना उनकी कि मैं रवि सियाग के गांव का हूँ, और रवि सियाग आपने नाम सुना होगा, जो यूपीएससी के अंदर अभी उनकी जो है पूरे भारत के अंदर हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक थी। कौन सी रैंक थी, 18वीं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। 18वीं रैंक मारी। तो उसने क्या है कि जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसने बिठाकर मेरे को चाय पिलाई, कहा भैया भैया, उसने हाथ जोड़ दी मेरा, ये बिस्कुट लेके आया वो अलग। एक वो था जब मैं उससे नॉर्मल बात कर रहा था, जब जवाब नहीं दे रहा था, और जब मैंने इनका नाम लिया नहीं कि मैं इनके गांव से हूं, है या नहीं। तो देखो इस व्यक्ति की वजह से पूरे राजस्थान का नाम रोशन हुआ। तो कभी ये चाहना कि लोग कभी मुझे याद करें, तो मेरे साथ पूरे राज्य को भी याद किया जाए, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। बात समझ में आई। तो एक लक्ष्य रखना और आपके सपने जो है वो जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इनका भी एक अच्छा संघर्ष था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन्होंने भी, और लगभग 5 साल बाद आज जो है ये प्रॉपर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हैं। ठीक है, शुरू में तो इनको भी ये पद नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम में निकाल दिया था इन्होंने, यूपीएससी निकल जाता। देखो इंसान ही निकाला करते हैं, और अपने भी एक दिन मेहनत करेंगे, एक दिन क्या आपने मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन जरूर एग्जाम निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो 6 से 7 घंटा अब जॉब कर रहे हैं सर हम, वो क्या करें। देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। अगर आपने कुछ पढ़ा है पहले तो सबसे बेस्ट है, यानी अगर आपका बेस उस क्लियर है, बस आपको अब आरएएस की तैयारी करनी है तो किताबें उठाओ, जॉब जाओ, शाम को 6 बजे घर पे, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए, रात को 8 बजे अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, 8 से लेकर 1 बजे तक पढ़ो। कितने घंटे हो गए, 5 घंटे, बहुत है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब के साथ लेकिन 5 घंटे जरूर देने होंगे, क्योंकि आपका बेस तो क्लियर है, आपको किताबें पढ़नी है, कोई ऐसे तो नहीं कोई चीज़ समझना है ना, तब आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल 0 लेवल से कर रहे हो तो फिर जॉब के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ दुनिया में आसान नहीं है, सब कुछ आसान है करना। तो जॉब के साथ मुश्किल थोड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप थोड़ा बेस क्लियर करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, करंट भी साथ साथ निकालना होगा। अगर आप कम से कम 1.5 घंटे करंट नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको दिक्कत ही हो सकती है एग्जाम में, मेन में, क्योंकि लगभग ज़्यादा पर्सन जो आएंगे और रिलेटिव करंट के आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जो ईओ का एग्ज़ाम हुआ है, ईओ का अपनों ने बैच निकाला था, तो ईओ बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कि सारा सब्जेक्ट पढ़ाए थे, करंट नहीं करवाया था। करंट मतलब थोड़ा बहुत करवाया था, उसके बाद जो है थोड़ी कंडीशन ऐसी हो गई थी, करंट बंद करना पड़ गया था। और मेरे भनक हो रही थी जब मैं करवा रहा था, मैंने कहा ईओ अधिकारी रैंक की पोस्ट है और इसमें क्या होता है कि जितने भी अधिकारी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें करंट का लेवल अच्छा होता है। तो मेरे भनक हो रही थी कि यार मैं इनको करंट अच्छी तरह से तैयार करवाऊँ, लेकिन वो स्थितियाँ ऐसी थी कि करवा नहीं पाया, जिस कारण आप देखो विश्वास नहीं करोगे कि कम से कम 20+ % आपको करंट के देखने को मिले थे ईओ के एग्जाम में। तो आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, 120 में से 20% करंट के आ गए तो पीछे फिर बच क्या गया, है या नहीं है। तो वो चीज़ है, इसलिए आप कम से कम हर दिन इतने तैयारी तो करो, 6 से 7 घंटे डेली, इतना रूटीन बनाओ। और ऐसे नहीं है कि देखो आप 7 के 7 दिन हफ्ते में मोटिवेशन रह सकते हो, नहीं रह सकते। तो क्या है कि संडे वाले जो दिन है उस दिन देखो क्या है कि कोई मूवी देख ली, थोड़ा सा क्या है कि जिससे माइंड वगैरह फ्रेश हो, कि आप किसी दोस्त से मिलने चले गए है ना, उसके साथ बैठकर बात की पढ़ाई के बारे में, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा ये बोझ है ये हल्का हो जाता है ना। तो अब देखो अपने आरएस में क्या होता है कि 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। 15 शब्द के 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 5 नंबर वाले 50 शब्द के होते हैं, 10 नंबर वाले 100 शब्द के होते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया कि 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया, गणेश और सभ्यता, गणेश और सभ्यता को स्पष्ट करो, या गणेश और सभ्यता के बारे में जो भी बातें आपसे पूछ ली, या आर्य सभ्यता के बारे में, जैसे आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जबकि कालीबंगा नगरीय थी, तो इनके बीच के का मतलब भेद पूछ लिया कि इनके यहाँ कैसा जीवन था, उनके कैसे, कुछ भी प्रश्न पूछा। इसमें बेस क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें नहीं चलेगी, मतलब बेस क्लियर अच्छा होना चाहिए मेंस लिखने के लिए। फैक्चुअल में आप प्री तो पास कर दोगे, लेकिन फिर मेंस में वो क्या है, फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए शुरू से एक लेकर चलना कि जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जब टीचर बोलता है ना तो वो जो है वो अच्छा कंसेप्ट क्लियर करता है। देखो क्या होता है, जब आप यूपीएससी आरएएस की तैयारी करते हो ना, वो टीचर जो होता है वो 3 शब्द लिखता है बोर्ड पे और 1 घंटा खत्म कर देता है 3 शब्द पे। अब आप कहते हो क्या बोरिंग पढ़ा रहा है, क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। अब देखो मैं बता कर बोल जाता रहा हूँ तो आपको बोरिंग महसूस होगा, तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, मेन वो बात है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई आपको। तो जॉब के साथ अगर आप करना चाहो तो करो, लेकिन कम से कम 5 घंटे जरूर पढ़ो,
जॉब के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब बेरोजगार तो हो नहीं, तो जॉब के साथ तैयारी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे, नहीं यार मैं जॉब तो लग गया हूँ, लेकिन ये जॉब कब तक है प्राइवेट, ये भी सोच के देख लो थोड़ा, तो वो चीज़ है मेरे भाई। अब बात करें अपने, अब थोड़ा सा गुरुजी एक थोड़ा मोटिवेशन बता दो जिसके तहत हम अपनी तैयारी कर दें। मोटिवेशन यही है कि कट ऑफ इसकी ज़्यादा जो है वो जाती नहीं है। कैसे गुरुजी? देखो इसके अंदर 150 प्रश्न आते हैं, प्री के अंदर 150 प्रश्न जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नंबरों की, मार्क्स की। तो देखो आपको जो लेने हैं वो कितने ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 2018 की वो है 78.54%, ये थोड़ा आइडिया है। फिर देखो इसके अंदर नॉन टीएसपी फिर महिला वो सारी अलग निकलती हैं। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब इतनी ही आसपास जाती है, तो आपको कितने मामला रखना बिठा के। ये 2018 की है। एससी की 71, एसटी और जनरल में ज़्यादा खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बुरा हो गया था ओबीसी के लिए। 2018 में इसकी जो मेरिट गई थी वो 94.98 नंबर मार्क्स जो है वो गई थी, है ना। तो ये तो थी अपने 2018 की। थोड़ा झलक दिखा देता हूँ मैं मेंस में भी आपको। आरएएस मेंस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आरएएस मेंस 2018 की नॉन टीएसपी की है जो वो कट ऑफ है। जनरल की अगर अपने बात करें तो इसमें सीधा सीधा आइडिया रखो 344, और इस विधवा वाली वो चलो ये छोड़ो एक बार आप। इसमें आप ये देखो कि 344 मैंने अभी बताया कि इसकी कट ऑफ इतनी गई थी, और मैंने आपको अभी जो टारगेट दिया था वो कितने नंबरों का दिया था गुरुजी? आपने जो टारगेट दिया था वो 450 नंबरों का दिया था। अच्छा ये लेने कितने में से है 450? ये 450 जो नंबर आपको प्राप्त करने हैं वो 800 में से करने हैं। तो आप देखो 50%, 51% हो गए, 52 हो गए, 53 हो गए, अरे 55% हो गए। अब स्कूल में भी टॉपर रहा करते थे, 92, 93, 94% मारते ही थे। तो अब आप यहाँ 50% ही मारने हैं आपको, और 50% में आपको अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा आरएएस में। एससी की बात करें तो 310, एससी में बात करें तो 310 मेंस की कट ऑफ है ये। एसटी की 327, एसटी जनरल में ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा। ओबीसी के अंदर भी सेम ही है मामला, ठीक है। और एमबीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 343, इसका भी थोड़ा लेवल ठीक था। कहने का मतलब एससी एसटी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है, और एससी वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। सेम ऐसी ही बात आईएएस में भी है, इतनी ही रैंक रहती है एससी एसटी वालों की, मतलब यही पोजीशन रहती है, इतने नंबरों का रहता है। अब मैं आपको बात बताऊं यूपीएससी प्री के अंदर अगर मैं बताऊं आपको इनकी कट ऑफ की, तो लगभग 42-43 नंबर वाला जो है, देखो सी सेट तो होता है क्वालिफाई, सी सेट जो है उसको क्वालिफाई करना है 33% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें आपका प्री पास हो जाएगा, सिर्फ 100 में से आपको कितने लाने? 42। तो ये कितनी सिंपल सी बात है, बिल्कुल है गुरुजी। तो ये कह रहा हूँ आपको। चलो एक बार थोड़ा 2021 की नज़र और मार लेते हैं। 2021 में कट ऑफ क्या रही थी? मेल पोस्ट बता रहा हूँ आपको, है ना। जनरल की अगर बात करें तो 84, ये थोड़ा बढ़ गई क्योंकि तकनीकें भी बढ़ी हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे अच्छे आ चुके हैं। अच्छा पढ़ाने से याद आया, आपके लिए जो अब देखो कई साथी गाँव में बैठे हैं वो कहते हैं सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते। अच्छा ऑफलाइन के लिए भी आपके लिए खुशखबरी है, वो सारी बातें बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब अपना ये जो चैनल आप जिस पे वीडियो देख रहे हो जीके बाय अजय सर, इसके ऊपर जो है वो निःशुल्क 2 क्लासें की गई हैं आरएएस और एसआई के पर्पज़ से। इसमें क्लासेज जो हैं वो ये टेलीग्राम चैनल अपना सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं नोटिफिकेशन वगैरह डालता रहता हूँ। तो 5 बजे से 6 बजे तक ये जो क्लास रहती है वो रहती है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, जो आपके 20 नंबरों की आएगी। उसके बाद अगर अपने बात करें 6 से 7 ये जो क्लास है वो रहती है साइंस की, और 8 से 9 ये क्लास रहती है राजस्थान की जियोग्राफी। आरएस वालों के लिए शुरू की है ये, इसमें मेंस भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छा तरह से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, और पढ़ाने के अंदर देख लेना क्लासें वगैरह किस प्रकार से करवाई जाती हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों की 84, एससी वालों की 72, एसटी वालों की 76, ओबीसी की 84। अब की बार तो एससी वाले भी थोड़ा लेवल में चले गए। काकुर जी अगर आप माने तो कितना हम टारगेट लेके चलें? आप 100 नंबरों का टारगेट लेके चलो, 100 नंबरों का प्री के अंदर टारगेट लेके चलो, आराम से पेपर पास हो जाएगा। 200 में से 100 लाने हैं आपको, और बिल्कुल ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस की अगर अपने बात करें तो वही ज़्यादा अंतर नहीं आया था। 300 पहले 44 थी, 45 होगी। एससी वालों की 30 होगी, एसटी वालों की 335 होगी, ओबीसी वालों की 364, एमबीसी वालों की 360। बस आप 450 का टारगेट लेके चलो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है।
अब कई बार लोग ये कहेंगे, कई साथी ये कहेंगे, कई व्यक्ति ये कहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो पास करना है। मेरे भाव थे 3 महीना पास करो। देखो मेन बात ये है। अब क्या है, कई मैंने साथी देखे हैं रूम पर, अब वो क्या है कि सुबह कहेंगे कि जैसे क्या है कि सुबह उठते हैं और उठ के फिर 1 घंटा इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। अरे देवता, 6 बजे उठा था, 7 बजे इधर उधर घूमा, 8 तूने बजा दिए हैं। अब कब कोचिंग जाएगा और कब पढ़ना शुरू करेगा? पढ़ने वाले क्या होता है, ऐसे नहीं होते। पढ़ने वाले क्या है, अपने सोवा किताबा सा गया, उठे किताबा सा गए, आपका किना शॉर्ट नोट्स करना रखे सोएगा, उठते ही पहला बिन को रिवीजन मारेगा कि रात ने क्या पढ़े हो। जी हाँ, IR इंटरनेशनल रिलेशन आपने पढ़े हैं तो उसका सुबह रिवीजन करो उठते ही, तो वो क्या है कि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा लेवल बनाना पड़ेगा अपने आप का। और ऐसे नहीं है कि आप बोलने से हो जाएगा कि मैं गुरुजी 10 महीने पढ़े हैं मेरे पास, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इसके अंदर। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उसी के हिसाब से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आओ दूसरी बात ये है कि 0 से तैयारी कैसे शुरू करें। अब कहोगे गुरुजी 0 से तैयारी के साथ आप हमें ये और बता दो कि किताब कौन कौन सी लेके आए। देखो अभी मैं आपको ये सजेशन करूंगा, आपको कोई भी किताब नहीं लेके आनी है, अभी कोई बुक नहीं, स्टैंडर्ड बुक नहीं लेके आनी है, क्योंकि ले आओगे घर पे ढेर मार दोगे, उसको पढ़ोगे हो नहीं और वैसे ही एग्जाम से मन भर जाएगा, फिर किताबों को देख कर इतनी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आपको सबसे पहले 0 से तैयारी के लिए अपना बेस मजबूत करना है। बेस कैसे गुरुजी? देखो आपको सबसे, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी जो मैंने बताई भी थी, जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में हमें समझाना है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन पे टिप्पणी कीजिए, तो जलवायु आपको पता ही नहीं कि परिवर्तन होता कैसे है, या जलवायु को प्रभावित करने कोई कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। अब आपको ये पता नहीं कि जलवायु क्या होती है, कितने सालों बाद जलवायु का परिवर्तन होता है, यही नहीं पता अपने को, तो बताओ अपने उस लेवल तक कैसे पहुँच सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने को बेस तैयार करना होगा। और बेस के लिए देखो मैं ये नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फर्स्ट टाइम कोचिंग करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट टाइम आपको कोचिंग जो है वो करनी ही पड़ेगी। उसमें क्या है, जो टीचर, देखो कम से कम आपके 8 टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। अब वो 8 टीचर ने अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया है और वो एक ही टीचर का एक्सटेंडेड मास्टर होगा, वो आपको कितनी बातें बताएगा, आपके अनुभव बताएगा। सोचो आप, उस व्यक्ति ने 30 साल हो गए उसको पढ़ाते, मतलब 30 साल हो गई उसकी पूरी उम्र, 10 साल उसको मान ले पढ़ाते हुए हो गए, तो इतने सालों का अनुभव आपको सिर्फ वो 1 घंटे क्लास में बता के जाया करेगा। तो सोच के देखो आपका जो लेवल है वो कितना आप जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक बार बेस क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड किताबें लेके आओ। उस जैसे मैं आपको कह दूं आज जाओ भाई राजस्थान इतिहास के लिए जो 27 नंबर है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, गोपीनाथ शर्मा वाली बुक ले आओ, ले आए घर पे। अब मान लो आपने चौहान वंश उठाया, चलो मेवाड़ उठाया, अब मेवाड़ आप पढ़ोगे पता नहीं लग रहा कौन सी लठ कहाँ जा रहे हैं, कौन सी तलवारें कहाँ जा रही हैं, तो बताओ फिर कैसे कर पाओगे। किताब तो मैंने बता दी, गोपीनाथ शर्मा ले आओ। चलो देखो फिर भी मैं आपको बताऊँ, थोड़ा मन में ये मन है ना, इसको हल्का करना जरूरी होता है, तो किताब वाली दुकान पे जाओ, उसको कोई इतिहास के लिए गोपीनाथ शर्मा दो, उसके एक बार मेवाड़ का इतिहास उठाना, उसमें पढ़ के देखना, 2 मिनट वहाँ खड़े होकर, कोई वो पैसा नहीं लगा आपसे, पढ़ना, फिर आपको पता लग जाएगा किताब लेनी जरूरी है नहीं है, ये बात। अच्छा, इसके साथ साथ ना बेस मजबूत करने के लिए एक तो कोचिंग वाला हो गया सिस्टम, प्लस इसके साथ साथ NCERT ये भी हम साथ साथ निकाल देंगे। अगर आप 0 से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल 0 से फ्रेश माइंड आपका, तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना होगा, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगी सीधा आप करोगे तो। ये बात आप मेरी मानो, और वो बाकी आपकी मर्जी है, मेरा तो कहने का कर्तव्य था। जॉब के साथ तैयारी कैसे करें वो बता ही दिया मैंने आपको, कि शाम को आप घर पे 6 बजे आते हो। देखो हो सकता है कि अपने कोर्स वगैरह भी लॉन्च करें ऑनलाइन, इसमें तो लगभग 2 महीने लग जाएंगे अभी एक बार, ठीक है। और ऑफलाइन जो अपना है वो 22 तारीख यानी कल से शुरू है, तो उसको मैं आपको बताऊं कि 22 तारीख को जो है वो सेमिनार है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे सेमिनार है, इसमें आप आ सकते हो, वो मैं आगे बता दूंगा सारी कहानी, ठीक है। और जॉब के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप, अगर आपका बेस अच्छा है तो जॉब के साथ कर लो, अगर बिल्कुल 0 से करनी है तो फिर जॉब के साथ तैयारी मत करो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 0 से नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब RSSI की सेमिनार की मैं आपको बात बताऊं, तो अपना जो RSSI का सेमिनार है वो 22 मई 2023 सुबह 10 बजे से है, 9 बजे से नहीं है, सॉरी, सुबह 10 बजे से है, ठीक है। और ये जो है ऑफलाइन कोर्स रहेगा, बिल्कुल फाउंडेशन बेच रहेगा।
फाउंडेशन का मतलब क्या है? फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो बीए वाले साथी है ना, उनके लिए बैच है, और जिसको मतलब पहले पढ़ा हुआ है और वो कहता है कि सर बस हमें अच्छे लेवल का कराओ, तो फिर वो जो है उसके लिए अपने अलग बेस शुरू कर देंगे, और वो मिल जरूर ले आके। सभी क्लासेस जो वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर रहेगी, अनुभवी अध्यापक होंगे आपके साथ मिलने वाले। और अभी जो यूट्यूब पे क्लासेस रही हैं वो आप देख लेना क्लासें, इधर वीडियो में जाके या प्ले लिस्ट में जाकर कि कौन कौन टीचर और लेवल क्या उन टीचरों को आपको पता लग जाएगा। थोड़ी सी 10-10 मिनट की क्लास देखना आने से पहले। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे आओ, थोड़ी क्लासें देख कर ही आना, क्योंकि ये निर्णय ऐसा है कि इसको एक बार चुन लिया तो फिर ये रास्ता पीछे नहीं जाता, आगे ही जाता है, तो वो बात है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, अपने मिलते हैं 22 तारीख को, तो सभी साथी जो है वो तैयार रहना। और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। वो कब होगा? जब हम एक अच्छे लेवल की जो है वो अपने मेहनत करेंगे, तब वो सब कुछ ही संभव है ना। तो मिलते हैं अपने सेमिनार के अंदर, तो ये सेमिनार देख लेना। अच्छा मैं पता बता दूं आपको, मोबाइल नंबर और ये रहे मोबाइल नंबर आपको मिल गए होंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर अपने 96 72 41 84 53, ये विक्रम सर के नंबर है। और विजन इंस्टीट्यूट जो मेन बस स्टैंड सूरतगढ़ के अंदर है, महाराजा सिनेमा के बिल्कुल बैक साइड के अंदर है ना, तो आप यहाँ मिल सकते हो। और देखो अगर आप कोचिंग नहीं आ सकते और ऑफलाइन जो सजेशन चाहते हो तो वैसे भी आके मिल सकते हो। मैं आपको सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको कोचिंग के अंदर ही ऑफिस में मिलूँगा, और उसके बाद मैं आपको ये मतलब इस बीच के टाइम मिलूँगा ना। तो ठीक है साथियों, RS के लिए जो मेरे से मैं ऑनलाइन क्लासें भी लेकर आऊँगा, वो अगर आप नहीं आ सकते वो कोई ज़रूरी बात नहीं, अगर आ सकते हो तो अगर साधन आपके पास आने के तो आओ, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।